हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 एमपीपीएससी के हिंदी पाठ्यक्रम के ऊपर। और ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो भी पाठ्यक्रम में टॉपिक्स लगे हुए हैं उन टॉपिक्स को हम किन पुस्तकों के माध्यम से तैयार कर सकते हैं या फिर कौन कौन सी किताबें हैं जो कि आवश्यक रूप से पढ़नी जरूरी है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सहायक प्राध्यापक परीक्षा के हिंदी विषय का सिलेबस देखेंगे तो ये कुल 10 इकाइयों में बटा हुआ है, जिसमें से कि इकाई 9 और 10 मध्य प्रदेश राज्य पर आधारित है, यानी कि वहाँ के साहित्य विशेष पर आधारित है, जो कि एक तरीके से इस परीक्षा में अपना महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। तो आखिर में हम 9-10 इकाई को भी देखेंगे और क्रमशः हम बात करें तो इकाई 1 जो आप देख रहे हैं हिंदी भाषा उद्भव विकास और स्वरूप पर आधारित है। इसके अंतर्गत हमें हिंदी भाषा का उद्भव एवं अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूपों को पढ़ना है। साथ में हिंदी प्रदेश उपभाषाएं तथा बोलियां, जिसके अंतर्गत अवधी, ब्रज, बघेली, मालवी, बुंदेली का परिचय, क्षेत्र एवं साहित्यिक योगदान के बारे में पढ़ना है। इसी में अगला टॉपिक है खड़ी बोली का साहित्यिक स्वरूप एवं विकास, सरस्वती तथा अन्य साहित्यिक पत्रिकाओं की भूमिका। अगला इसमें बिंदु है हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु किए गए प्रयास एवं संस्थाओं की भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं। तो जब आप पहली इकाई को देखे होंगे तो आपके मन में जरूर आया होगा कि इस पर तो आधारित हमने पहले भी अध्ययन किया है। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी किए होंगे या फिर इसको क्वालिफाई किए होंगे तो कोई ना कोई किताब आपके पास होगी ही, तो उस किताब को जरूर अपने पास रखिए। बाकी इस चैनल पर जितने भी टॉपिक्स पर हमने बात किया हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास स्वरूप के ऊपर, बहुत सारे वीडियो लेक्चर अपलोड किए गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उनको जरूर देखिए। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आपने वीडियो लेक्चर को देखा होगा, दोबारा देखकर उसका नोट्स बनाइए। बाकी हम इस पर ज्यादा कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस सेट लेकर आए, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में जो विद्यार्थी गंभीरता से 2-3 साल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको कोई नई किताब बताने की मुझे जरूरत है। फिर भी मैं एक किताब के बारे में चर्चा करूंगा जो कि इकाई 1 के लिए महत्वपूर्ण है। वो किताब है भाषा विज्ञान के सिद्धांत और हिंदी भाषा। इसको नोट कर लीजिए, भाषा विज्ञान के सिद्धांत और हिंदी भाषा, जो कि द्वारिका प्रसाद सक्सेना द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें ये पूरे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, द्वारिका प्रसाद सक्सेना, सरल भाषा में ये पुस्तक लिखी गई है। चाहे तो आप इसको खरीद सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास यूजीसी नेट की परीक्षा के तैयारी के दौरान अगर किताब होगी तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस अपनी चीज़ों को रिवाइज करना है, फ्लैशबैक में जाना है कि हमने किस तरीके से तैयारी करके नेट को पास किया, जेआरएफ को पास किया। इस हिसाब से आपको एक नई ऊर्जा के साथ दोबारा लगना है। इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में न तो इस चैनल पर बताया गया है और न ही आप कभी पढ़े होंगे। बस क्या है कि आपको एक नए मोड में आने की जरूरत है, नए तरीके से चीज़ों को दोबारा से शुरू करना है। ठीक है, बाकी जो भी यहाँ पर चैनल में वीडियो अपलोडेड है उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उसको देखकर मोटे तौर पर आप अपना धीरे धीरे तैयारी का मूड बना सकते हैं। तो इकाई 1 आप समझ गए होंगे कौन कौन से पॉइंट हैं। सभी पॉइंट आपके लिए पुराने हैं, एक चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए बिना घबराए हुए मन को शांतिचित चित करके और आराम से केवल स्ट्रेटेजी के माध्यम से एमपीपीएससी एपी का हमें तैयारी करना है। अब हम बात करते हैं इकाई 2 के ऊपर। इकाई 2 भी हिंदी भाषा से ही रिलेटेड है, जिसका टॉपिक है हिंदी भाषा के विविध रूप, जिसके अंतर्गत हिंदी का मानकीकरण,
मानक हिंदी के विविध रूप, मानक हिंदी की प्रमुख शैलियां, हिंदी भाषा के विविध रूप, संपर्क भाषा, माध्यम भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, हिंदी की संवैधानिक स्थिति एवं हिंदी का वर्तमान परिदृश्य, कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग। तो इकाई 2 में भी आप देख रहे हैं कि कई ऐसे बिंदु हैं जिनको कि आप यूजीसी नेट की तैयारी करते समय जरूर पढ़े होंगे, और यूजीसी नेट की किताब आपके पास होगी तो उसमें भी ये टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी अगर अच्छी किताब पढ़ना चाहते हैं तो एक किताब है प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी, वैसे सही मायने में देखा जाए तो इकाई 2 प्रयोजन मूलक हिंदी पर ही आधारित है, जिसका यहाँ पर टॉपिक चेंज कर दिया गया है। नहीं तो अगर आपके पास प्रयोजन मूलक हिंदी की कोई किताब होगी तो पूरे टॉपिक आपको वहां पर मिल जाएंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी किताब है एक, विनोद गोदरे इसके लेखक हैं। अगर आपके पास होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो इसको जरूर आप खरीद सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें चीजें विस्तार से बताई गई हैं। बाकी इकाई 2 पर हम थोड़ा सा जो आपके लिए नया टॉपिक होगा या फिर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो उस पर वीडियो लेक्चर जरूर तैयार करूंगा, और मेरी कोशिश है कि इस पर भी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट की इसलिए आवश्यकता है कि ये दोनों इकाइयां, इकाई 1 और इकाई 2 आप देखे होंगे तो आपको तुरंत मन में आया होगा कि ये सारी चीजें तो हमने पहले भी पढ़ी हैं, बस एक नई ऊर्जा के साथ हमें पढ़ना है। बाकी कुछ इसमें नया आपको नहीं दिख रहा है। ये सब मैं बातें इसलिए बता रहा हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहले सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सिलेबस को जब आप ठीक से समझ पाएंगे तो आपकी तैयारी धीरे धीरे स्टार्ट होने लगी। नहीं तो फिर आप घबराएंगे, किताबों के पीछे भागेंगे और अन्य चीजों के पीछे भागेंगे तो फिर दिक्कत होने लगेगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इकाई 1 और इकाई 2 आपके लिए नया विषय नहीं है, बल्कि आपने इसको पहले भी पढ़ा है। अगर आपने यूजीसी नेट और सेट पास किया है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आप इसको पहले पढ़ चुके हैं। बस जरूरत है एक नई रणनीति के साथ पढ़ने की। अब हम बात करें इकाई 3 के ऊपर, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास पर आधारित है। जब भी हिंदी साहित्य का इतिहास की बात आती है तो मन में तमाम सवाल आने लगते हैं कि क्या इसको किसी वन लाइनर किताब को पढ़कर कंप्लीट किया जाए, या फिर मूल किताब को पढ़ा जाए, या फिर किसी के नोट्स को पढ़ा जाए, कौन सी किताब पढ़ा जाए समझ में नहीं आता है। तो बड़ा रिस्की है ये कहना कि आप वन लाइनर किताब पढ़िए या फिर मूल किताब पढ़िए, क्योंकि मूल किताबों का कोई जोड़ और तोड़ नहीं है। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे एमपीपीएससी का, तो उसका कोई लेबल नहीं रहा, कोई खास लेबल नहीं था। लेकिन क्योंकि समय गुजर गया है, ये सन 2018 की बात है, हो सकता है कि अब 2023 में कुछ नए तरीके से नए पैटर्न को आधार बनाकर सवाल पूछा जाए, क्योंकि यूजीसी नेट ने भी अपना जो गियर है उसको चेंज किया है, पैटर्न को चेंज किया है, तो यहाँ पर भी चेंजिंग हो सकती है। इसलिए हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें मूल किताबों के साथ चलना चाहिए। वन लाइनर किताबों को, ऑब्जेक्टिव किताबों को जरूर रखिए, इसके लिए मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मूल किताबें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी, साथ में नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये इन सभी किताबों पर इस चैनल पर वीडियोज अपलोडेड है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। आप विश्वनाथ त्रिपाठी के नोट्स को जाकर देख सकते हैं, इस चैनल पर है। नगेंद्र की पुस्तक को कैसे पढ़ना है इसके बारे में भी हमने चर्चा की है, और एक तरीके से इसका जिस्ट प्रस्तुत कर दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर हमने अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास किया है, और यूजीसी नेट की परीक्षा के समय ही अलग अलग दृष्टिकोणों से इसको कवर किया है। बच्चन सिंह की भी पूरी किताब का आपको वीडियोज मिल जाएगी, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपनी सीटिंग प्लान को मजबूत करना पड़ेगा, 4 से 5 घंटे तक पढ़ना पड़ेगा, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी साहित्य का स्थान, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख आधार, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, नामकरण, नामकरण की प्रमुख समस्याएं, आदिकाल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि और उसका साहित्य पर प्रभाव,
आदिकाल का जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो काव्य, लौकिक साहित्य, प्रमुख प्रवृत्तियां तथा प्रमुख कवि। एक तरीके से आप देख रहे हैं कि इकाई 3 में हमें आदिकाल की को पढ़ना है, आदिकाल को पढ़ना है, आदिकाल की प्रवृत्तियां और साहित्य को पढ़ना है। कोई ऐसा टॉपिक इसमें नहीं छोड़ा गया है जो कि आपको न पढ़ना है। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि सभी टॉपिक आपके लिए पुराने हैं, बस जरूरत है नए तरीके से पढ़ने का, रिवीजन की रणनीति को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कि आप न जानते हो, आपने पहले न पढ़ा। इसलिए क्योंकि जब दोबारा आप परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो बहुत तेजी से चीजों को कवर करेंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा। देखने में सिलेबस लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसमें हम इकाई 4 पर बात करें तो इकाई 4 हिंदी कविता का भक्तिकालीन साहित्य पर आधारित है। इकाई 3 आदिकालीन साहित्य पर आधारित था। इकाई 4 आप देख रहे हैं कि भक्तिकालीन साहित्य पर आधारित है। इसमें भक्तिकाल की साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भक्तिकाल की प्रमुख धाराएं एवं प्रवृत्तियां, निर्गुण धारा, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी, सगुण धारा, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, इन सबको पढ़ना है जो कि ऑलरेडी आपने पहले भी पढ़ा होगा, बस रिवीजन करना है। क्यों मैं बार बार रिवीजन के लिए कह रहा हूं? क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए पुरानी। अगला इसी में टॉपिक दिया संत काव्य परंपरा, जिसके अंतर्गत वैचारिक आधार, सामाजिक अवदान, प्रमुख संत कवि, कबीर, दादू एवं नानक का समाज दर्शन पढ़ना है, भक्ति भावना, रहस्य भावना और इनकी प्रासंगिकता क्या है। सिलेबस को मैंने गंभीरता से देखा है, 10 इकाइयों को। जहां पर नया लगेगा उस पर भी मैं जोर दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो पुरानी चीजें हैं उनके बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, आपको मैं फ्लैशबैक मेमोरी में ले जा रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आप इन चीजों को नहीं पढ़ें, लेकिन जो चीजें नई रहेंगी उस पर खास तरीके से मैं जोर दूंगा, आपको बताऊंगा भी कि ये चीज आपके लिए नई है। अभी तक हम इकाई 4 में जितनी भी चीजें यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं सभी आपके लिए पुरानी, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है इसको। सूफी काव्य परंपरा, जिसके अंतर्गत प्रमुख प्रवृत्तियां, सूफी साहित्य का सामाजिक अवदान एवं प्रमुख कवि जायसी, कुतुबन, मंझन। तो ये विशेष तौर पर आपको देखना है। ऊपर आप देख रहे हैं कि कबीर को पढ़ना है, दादू को पढ़ना है और नानक को पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन इन सभी को विशेष तौर पर पढ़ना है। आदिकाल में आप देख रहे हैं कि किसी भी खास कवि के बारे में चर्चा नहीं की गई है कि आपको विद्यापति पढ़ना है कि अमीर खुसरो, कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन भक्तिकालीन साहित्य में बता दिया गया संत काव्य परंपरा के अंतर्गत इन 3 कवियों को जरूर पढ़ना है, तो इनको नोट करते जाइए आप। इसके बाद सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि जायसी, कुतुबन और मंझन, इन तीनों को पढ़ना है, नोट करते जाइए। इसके बाद सगुण काव्य धारा है, तो जैसा कि आप जानते हैं इसमें राम का भक्ति धारा, हिंदी का राम काव्य, जिसके अंतर्गत तुलसी की भक्ति भावना, समन्वय भावना, तुलसी की राम राज्य की परिकल्पना, तुलसी साहित्य की सामाजिक उपादेयता, तुलसी की लोकमंगल दृष्टि, इन सभी को पढ़ना है। सिलेबस को पढ़ते समय ही आपके कई ऐसे तथ्य हैं जो कि रिवाइज हो गए होंगे या फिर आपके दिमाग में घुसने लगे होंगे कि जब भी तुलसीदास की बात होगी तो भक्ति भावना ध्यान में रखना है, समन्वय भावना, पूरा हिंदी साहित्य आप पढ़ेंगे तो जब भी समन्वय भावना की बात की जाएगी तो वहां पर तुलसीदास का ही नाम है। ठीक है, तुरंत इसका उत्तर, मान लीजिए कि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समन्वय भावना निम्नलिखित में से किस कवि में पाई जाती है, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि तुलसीदास। इसके लिए आपको कोई किताब नहीं पढ़नी पड़ी, बस सिलेबस देखना पड़ा। इसी तरीके से आ जाएगा राम राज्य की परिकल्पना, आंसर होगा तुलसीदास। इसके बाद आ जाएगा लोक मंगल दृष्टि, तो उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। अब मैं यहां पर देख रहा हूं कि जो एमपीपीएससी पाठ्यक्रम तैयार करने वाली कमेटी है वो बहुत जल्दीबाजी में रही है, पैराग्राफ भी चेंज नहीं किए, इसलिए आपको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। सगुण काव्य परंपरा में इस आगे ही जोड़ दिया है कृष्ण भक्ति धारा। अगर यहाँ पर राम भक्ति धारा है तो इसको नीचे से देना चाहिए था जिससे कि आपको क्लियरिटी रहे, फिर भी हम यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं। कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति धारा प्रवृत्तियां, प्रमुख कवियों को पढ़ना है, गीति काव्य परंपरा और हिंदी कृष्ण काव्य के बारे में पढ़ना है, सूरदास की भक्ति भावना, वात्सल्य वर्णन, भ्रमर गीत सार,
तो आप देख रहे हैं कि राम भक्ति धारा में तुलसीदास पर ज्यादा फोकस है, तो आपको तुलसीदास को फोकस करके पढ़ना है, विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। और कृष्ण भक्ति धारा में सूरदास को पढ़ना है फोकस करके। हालांकि इसमें मीराबाई, रसखान इत्यादि भी आते हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं दिया हुआ। सूरदास की भक्ति भावना के साथ साथ वात्सल्य वर्णन को विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है, साथ में भ्रमर गीत सार। इसके बाद इसमें बताया गया कि कृष्ण भक्ति धारा के विभिन्न संप्रदाय हैं, निम्बार्क, राधा बल्लभ, हरिदासी, पुष्टि मार्ग। इन संप्रदायों को बिल्कुल आपको बहुत ही गंभीरता से पढ़ना है। जितनी भी बातें हमने बताई, सभी बातों को आपने पहले भी किसी न किसी रूप में जरूर पढ़ा होगा, बस आपको एक नई एनर्जी के साथ इस परीक्षा में लगना होगा। अब जिस पर आपको ध्यान रखना है वो समय अब आ गया है, वो है भक्तिकालीन जो भी रचनाएं हैं उनको आपको पढ़ना है। टेक्स्ट के रूप में ये रचनाएं दी गई हैं, इन पर विशेष आपको ध्यान रखना है। पढ़ने के लिए ऊपर की सारी चीजें आप चाहें तो मार्केट में उपलब्ध किसी भी किताब से कवर कर सकते हैं, लेकिन ये जो रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, कबीर ग्रंथावली, संपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो पुस्तक है वो मात्र कबीर है। कबीर ग्रंथावली की जब बात की जाएगी तो वहां पर श्याम सुंदर दास का नाम आ सकता है, या फिर और लोगों ने भी ग्रंथावली नाम से लिखा है। लेकिन अब जो भी सिलेबस बनाया गया उसको तो हमें देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट होकर आपको देखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो पुस्तक कबीर है उसके हमें पदों को पढ़ना है। पद 160 से लेकर 210, यानी कि लगभग 50 पदों को हमें पढ़ना है, जिस पर कि हम चर्चा भी कर रहे हैं। और ये पद यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगे हुए हैं, तो इसको आपको विशेष रूप से देखना है। फिर इसी में आपको जैसी ग्रंथावली, जिसके संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, इसके अंतर्गत नागमती वियोग वर्णन आपको पढ़ना है। नागमती वियोग वर्णन आपने यूजी और पीजी के कक्षाओं में भी पढ़ा और यूजीसी नेट की परीक्षा के दौरान भी इसकी तैयारी आपने की होगी। बस जरूरत है एक बार फिर से जगने की। इस टॉपिक को यहाँ नीचे से लिखना चाहिए था, लेकिन इसी में जोड़ दिया, क्योंकि सिलेबस को पढ़ना भी एक कला है। कई बार लोग प्रिंट आउट कराकर सिलेबस को रखते हैं, उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, हल्के में लेते हैं, लेकिन आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है। अगले जो कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, इनके रामचरितमानस को पढ़ना है। और मैं देख रहा हूं कि एमपीपीएससी इकलौता ऐसा आयोग है जो कि रामचरितमानस के 7 कांड को शामिल किया हुआ है। आमतौर पर आप यूपी हायर एजुकेशन का देखेंगे या फिर यूजीसी नेट का देखेंगे तो रामचरितमानस का कोई एक कांड लग गया है, उसी पर आधारित सवाल बनते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको रामचरितमानस पूरा पढ़ना है, बल्कि कांडों के अंतर्गत कुछ टॉपिक निर्धारित कर दिए गए। जैसे बाल कांड में आप देख रहे हैं गुरु वंदना, संत वंदना, जीव वंदना, राम भक्तिमयी कविता की वंदना, नाम महिमा को पढ़ना है। इसके बाद है अयोध्या कांड, इसमें श्री राम भरत संवाद, चित्रकूट भ्रमण, श्री राम का भरत को पादुका देकर भरत की विदाई। तीसरा है अरण्य कांड, जिसके अंतर्गत सबरी पर कृपा, नवधा भक्ति उपदेश। चौथा है किष्किंधा कांड, वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु का वर्णन। पांचवा सुंदर कांड, जिसके अंतर्गत विभीषण का भगवान राम की शरण में जाना, रावण का दूत भेजना, लक्ष्मण द्वारा रावण को पत्र भेजना। छठा है लंका कांड, जिसमें सुबेल पर्वत पर श्री राम और चंद्रोदय वर्णन। सातवां है उत्तर कांड, राम राज्य वर्णन, वरुण जी के साथ प्रश्न और जन महिमा। तो जो भी विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम को गंभीरता से नहीं देखेंगे वो हो सकता है कि इस परीक्षा में पीछे हो जाए। अब देखने में लग रहा है कि रामचरितमानस के 7 कांड यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि के कोण से ये कांड कैसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं उसको आपको समझना है। मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाए गुरु वंदना, संत वंदना किस कांड में है, तो आप बिना कोई किताब पढ़े ही इसका आंसर बता सकते हैं, अगर आपने सिलेबस को ठीक से देखा है तो। बालकांड। मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाए कि चित्रकूट भ्रमण का वर्णन किस कांड में किया गया है, अयोध्या कांड। इसी तरीके से ब्रैकेट में जितने भी कांडों के बारे में दिया गया है, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु का वर्णन किस कांड में किया गया है, किष्किंधा कांड।
यही सवाल आ जाएगा तो आप लोगों के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसको बड़ा ही ध्यान से देखने की जरूरत है। आप चाहें तो अपने नोटबुक पर नोट बना सकते हैं, इसको अलग से लिख सकते हैं। ये भी आपको एक मैंने नई दृष्टि दी है। पढ़ने के लिए आप लोगों ने भी अपने से पढ़ लिया होगा, पीडीएफ ये सब पढ़ा होगा, लेकिन एक जब कोई टीचर बताता है तो चीजें और आसानी से दिमाग में सतह दर सतह बैठती जाती। अब अगले जो कवि हैं सूरदास, इनका भ्रमर गीत सार पढ़ना है, जिसके संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, जिसमें 20 से लेकर 70 पदों को हमें पढ़ना है, यानी कि इसमें लगभग इसमें भी 50 पद हो जा रहे हैं। तो ये तो रहा हिंदी कविता के भक्तिकालीन कवियों की रचनाओं के ऊपर। अब इकाई 5 को हम देखें तो इसमें रीतिकालीन साहित्य हमें पढ़ना है, जिसके अंतर्गत रीतिकाल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, रीति शब्द की व्याख्या, रीतिकाल की प्रवृत्तियां, रीतिकाल का मुक्तक काव्य एवं प्रबंध काव्य। फिर इसके बाद जो रीतिकाल के 3 धारा कवियों की, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, इनको पढ़ना है। रीतिबद्ध के अंतर्गत केशव, चिंतामणि, पद्माकर, सेनापति, इन 4 कवियों को विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है। रीतिसिद्ध में बिहारी के ऊपर हमें पढ़ना है, ठीक है। और पिछली बार सवाल भी आया हुआ था कि बिहारी किस काल के कवि हैं, और ऑप्शन बड़ा ही आसान दिया हुआ था, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो ऐसे प्रश्नों को रंगते समय ही सावधानी रखना है, बाकी तो चीजें आप जान ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिलेबस में रखा गया है रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत बिहारी को। रीति मुक्त काव्य धारा में घनानंद, आलम, ओधा, ठाकुर को पढ़ना है। राष्ट्रीय चेतना के कवि के तौर पर भूषण को पढ़ना है। ये सारी चीजें आप पहले से भी जानते होंगे, और यहाँ पर सिलेबस में आपने देख लिया कि प्रमुख रूप से किन किन कवियों को पढ़ना है। अगर रचनाओं की बात करें जिस पर कि आपको विशेष ध्यान रखना है, केशवदास की रामचंद्रिका से अंगद रावण संवाद को पढ़ना है। रचनाओं में केशवदास की रामचंद्रिका लगी हुई है, जिसके अंतर्गत अंगद रावण संवाद को आपको विशेष तौर पर पढ़ना है। बिहारी की बिहारी सतसई लगी हुई है, जिसके संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, और इसमें कुछ दोहे चयनित हैं। दोहों की संख्या कुल 20 है, जिस पर कि हमें विशेष क्लास की जरूरत है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, विशेष क्लास के रूप में जरूर लेकर आएंगे। अगली रचना है घनानंद कवित्व, जिसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिसमें कुल 25 पदों का हमें अध्ययन करना है। भूषण ग्रंथावली, जिसके संपादक हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिसमें भी हमें 25 पदों को ही पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की यहाँ पर 2 पुस्तकें जो संपादित हैं लगी हुई हैं। तो खासतौर से इन पुस्तकों को भी आप जरूर ध्यान में रखें, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिए जाए। अब बात करें इकाई 6 के ऊपर, तो इसमें आधुनिक काल के बारे में हमें पढ़ना है। और इकाई 6 में आधुनिक काल तो रखा गया है, लेकिन काव्य को केंद्रित किया गया है, जिसके अंतर्गत आधुनिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि को पढ़ना है। भारतीय जागरण रेनेसा को पढ़ना है। भारतुंद युग, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि एवं रचनाओं को पढ़ना है। इसके बाद द्विवेदी युग, प्रवृत्तियां, कवि, रचनाओं को पढ़ना है। फिर छायावाद, आप जल्दीबाजी में रहेंगे तो छायावाद हो सकता है कि पढ़ने में आपको गायब सा प्रतीत हो, लेकिन इसी में देखिए आगे लिख दिया है छायावाद, सीमांकन, नामकरण एवं परिवेश, ठीक है। प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि, रचनाएं पढ़ना है। इसी में आगे राष्ट्रीय काव्य धारा, प्रवृत्तियां एवं प्रमुख कवि। फिर इसके बाद है प्रगतिवाद, उदय के कारण, प्रमुख प्रवृत्तियां एवं कवि, प्रयोगवाद, प्रमुख प्रवृत्तियां एवं तार सप्तक के प्रमुख कवि। तो तार सप्तकों के जितने भी कवि हैं कुल 21 कवि, या फिर इसको हम 28 मान सकते हैं। 4 सप्तक थे, 7 चौक 28, तो 28 कवियों के बारे में खासतौर से 21 कवि ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्रथम 3 सप्तक के, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखिए। फिर इसमें नई कविता, समकालीन कविता, विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं। तो जो भी टॉपिक इसमें नए लगेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लगेंगे, उस पर हम जरूर विशेष तौर पर बातचीत करेंगे। बाकी को हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। आधुनिक काल कविता के अंतर्गत कुछ रचनाएं लगी हुई हैं,
जिसमें मैथिली शरण गुप्त द्वारा भारत भारती लिखी गई है, उससे अतीत खंड, और इसमें साकेत, आप देख रहे हैं मैथिली शरण गुप्त की 2 रचनाएं लगी हैं, भारत भारती और साकेत। साकेत का 9वां सर्ग हमें पढ़ना है। तो अप्रत्यक्षता आपने भारत भारती और 9वां सर्ग दोनों को पढ़ा होगा यूजीसी नेट परीक्षा के दौरान, क्योंकि उस पाठ्यक्रम में भी है। तो बस आपको एक तरीके से रिवीजन करना है। अगले कवि हैं जयशंकर प्रसाद। कामायनी पढ़ना है, चिंता, श्रद्धा, ईड़ा। तो ये 3 सर्ग हैं, इनको आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। निराला की राम की शक्ति पूजा, बादल राग, जागो फिर एक बार, इन 3 कविताओं को पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग। कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग हमें पढ़ना है, इसको विशेष रूप में ध्यान में रखना है। बाकी परशुराम की प्रतीक्षा। तो कुछ नई रचनाएं हैं जिन पर की बातचीत की जा सकती है और आप लोगों को भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगले कवि हैं अज्ञेय, जिनकी असाध्य वीणा, नदी के द्वीप, इन कविताओं को पढ़ना है, जिसको ऑलरेडी आपने यूजीसी नेट के तैयारी के दौरान पढ़ लिया होगा, बस रिवीजन करना। केदारनाथ अग्रवाल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, कविता संग्रह को पढ़ना है, यानी कि इस पूरे कविता संग्रह को पढ़ना है। इसमें अगर 5-6 कविताएं होंगी तो उनको भी पढ़ना है। तो जब हम इन पर बात करेंगे तो बताएंगे कि फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता में कुल कितनी कविताएं हैं और कौन कौन सी। अगले कवि हैं गजलकार हैं दुष्यंत कुमार, जिनकी पुस्तक है साए साए में धूप। पतली सी पुस्तक है, इसमें जितनी भी गजलें लगी हुई हैं सबका अध्ययन करना है। गजल संग्रह है साए में धूप। तो विशेष तौर पर जो शीर्षक दिया गया है इसके बारे में तो पढ़ना ही है, पर आप जितने भी संग्रहों को देख रहे हैं, बाकी अन्य जो भी रचनाएं होंगी उनको भी पढ़ सकते हैं। कुंवर नारायण की रचना लगी है आत्मजयी। इसके बाद नागार्जुन की कई कविताएं लगी हुई हैं, बादल को गिरते देखा है, अकाल, और उसके बाद कालिदास सच सच बतलाना। ये 3 कविताएं मुझे दिख रही हैं। अकाल और उसके बाद पर हमने एक डेमो क्लास में चर्चा कर ली, तो एक तरीके से आपकी शुरुआत के लिए अच्छी वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी विस्तार से बातचीत होगी। तो इन पुस्तकों को जरूर आप ध्यान में रखिए, इन रचनाओं को ध्यान में रखिए कि क्या क्या पढ़ना है टेक्स्ट के तौर पर। आगे बात करें इकाई 7 में, तो इकाई 7 आधुनिक काल गद्य पर आधारित है, जिसमें हिंदी गद्य का उद्भव, विकास, भारतेंदु युगीन गद्य, प्रवृत्तियां, रचनाकार, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका, हिंदी गद्य के विकास में योगदान, सरस्वती पत्रिका का जो रहा है उसको पढ़ना है। फिर स्वतंत्रता पूर्व के हिंदी गद्य साहित्य, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी गद्य साहित्य के विभिन्न विधाओं का विकास, हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। तो इन टॉपिक्स को आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते समय कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, मतलब आप अपने मन को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की पुस्तक है, उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी ये जितने भी टॉपिक हैं हमने ऑलरेडी बातचीत कर लिया है, संयोग से पूरे टॉपिक पर बातचीत कर लिया है रामचंद्र तिवारी की पुस्तक के आधार पर। उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पुराने विद्यार्थी अच्छे से जान रहे होंगे, लेकिन जो नए विद्यार्थी हैं वो अभी हमारे लिए अतिथि हैं, वो कब चले जाएंगे मुझे नहीं मालूम है। उनको रोकने के लिए चीजों को बताना पड़ेगा कि ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, आप मत जाइए। हम बात करते हैं कि गद्य में कुछ रचनाएं लगी हुई हैं टेक्स्ट के आधार पर, जिसमें गोदान मुंशी प्रेमचंद का, मानस का हंस अमृतलाल नागर, बाण भट्ट की आत्मकथा हरि प्रसाद द्विवेदी, त्याग पत्र जैनेन्द्र, ये उपन्यास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप देख रहे होंगे कि यूजीसी नेट में कुछ उपन्यास हैं जिनको कि आपको पढ़ना है। त्याग पत्र हो सकता है आपके लिए नया होगा, तो ये बहुत पतला सा उपन्यास है, आप चाहें तो 1-2 घंटे में इसको पढ़कर खत्म कर सकते हैं, फिर भी हम इस पर बात करेंगे। कहानी की बात करें तो कहानी का उद्भव और विकास के साथ एक टोकरी भर मिट्टी, आप देख रहे हैं कि टोकरी भर मिट्टी यहाँ पर दिया हुआ है, कई जगह पर एक टोकरी भर मिट्टी लिखा रहता है। तो माधवराव सप्रे, क्योंकि माधवराव सप्रे का संबंध छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से रहा है, क्योंकि उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश था, तो जाहिर सी बात है कि इनको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। उसने कहा था गुलेरी जी का, नशा मुंशी प्रेमचंद, ये हो सकता है कि आपके लिए नया हो, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में नहीं है।
पुरस्कार ये भी नया है। तीसरी कसम आप पढ़ लिए होंगे। परिंदे भी पढ़ लिया होगा। वापसी बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर, कोसी का घटवार शेखर जोशी, गदल रागेन राघव। तो आप देख रहे हैं कि कहानी में भी कई ऐसी कहानियां हैं जो कि बहुत फेमस रही हैं, उसको आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, बस नए तरीके से पढ़ने की जरूरत है, जिस पर कि हम बात करेंगे। अगर निबंधों की बात करें तो निबंध में ललित निबंध, नाटक और आलोचना का स्वरूप, उद्भव एवं विकास, ठीक है, प्रकार, प्रमुख निबंधकार, प्रमुख नाटककार, प्रमुख आलोचक। अच्छा, ये जो सिलेबस देखिए कैसे बनाया गया है, सब एक ही में घाल मिल कर दिया गया है, आपको बड़ा ही आराम से पढ़ने की, ठीक है। 3 विधाओं को एक ही में दिया है, निबंध, नाटक और आलोचना। अब निबंध में हमें आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का पढ़ना है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय। करुणा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देवदारू आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक लंबी कविता का अंत मुक्तिबोध, एक साहित्यिक की डायरी, अगर आपके पास बुक होगी तो उसी में ये मिल जाएगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास मिश्र। इसमें से कुछ ऐसे निबंध होंगे जिसको कि आप नहीं पढ़े होंगे, हो सकता है कि मेरी असफलताएं आप नहीं पढ़े होंगे, बाकी जितने भी नाम हमको दिख रहे हैं यहाँ पर सभी किसी न किसी रूप में आप पढ़े होंगे। तो इस पर हम टेक्स्ट पर तो विशेष तौर पर मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि टेक्स्ट ही आपके लिए नया हो सकता है, बाकी चीजें तो आप बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस एक जरूरी है। आगे इसमें दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति। आलोचना वाले में आचार्य नंदुलारे वाजपेयी की आलोचना पद्धति। तो आपको विशेष तौर पर आलोचकों को ध्यान में रखना है। शुक्ल को पढ़ना है, वाजपेयी को पढ़ना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ना है, नगेंद्र को पढ़ना है, ठीक है। फिर इसी में देखिए घुसेड़ दिया है नाटक को भी। अंधेर नगरी आपको पढ़ना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। चंद्रगुप्त का पढ़ना है, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का। लहरों के राजहंस मोहन राकेश। अंधा युग धर्मवीर भारती। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी नाटक लगे हुए हैं इनको आपने यूजीसी नेट के दौरान भी पढ़ा होगा। इसमें लहरों के राजहंस बस अलग दिख रहा है, बाकी को तो आपने हर हाल में पढ़ा है, ठीक है। अब गद्य की अन्य विधाओं के बारे में बात करें तो लिखा है रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, डायरी, रिपोर्टाज एवं पत्र, साहित्य का स्वरूप, उद्भव एवं विकास एवं इन कथेतर गद्य विधाओं के प्रमुख रचनाकारों को पढ़ना है। फिर रचनाएं दे दिया है यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। महादेवी वर्मा पथ के साथी जो कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, इसको पढ़ना है। और अज्ञे को पढ़ना है, अरे यायावर रहेगा याद, यात्रा वृत्त। तो अन्य गद्य विधाओं के अंतर्गत मात्र 2 रचनाओं को आपको पढ़ना है, पथ के साथी, अरे यायावर रहेगा याद। तो इसको विशेष ध्यान देना है। इकाई 8 में है काव्य शास्त्र। तो काव्य शास्त्र भी आपने पहले भी पढ़ा होगा, बस रिवीजन करना है, जिसके अंतर्गत भारतीय काव्य शास्त्र की अवधारणा, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस संप्रदाय, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, रस के प्रमुख प्रकार, ये जितने भी टॉपिक आपको दिख रहे हैं इन पर मैंने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई हुई है। हालांकि वो वीडियो पुरानी हो गई है, कोरोना काल की थी, लेकिन आप अगर आत्मीयता के साथ देखेंगे तो आपको बहुत आनंद मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मन को शांति मिलेगी कि हाँ, बिना शोर शराबे के हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है, ठीक है। मेरी यही कोशिश थी कि टू द पॉइंट मैं बातचीत करूं, जिससे कि कम समय में आप अधिक से अधिक चीजों को समझ पाए, ठीक है। तो इसको जरूर आप देखिए, लिंक मैं डाल दूंगा। अगर आप चाहें कि मैं किताब से पढ़ सकता हूं, मुझे कोई किताब बता दी जाए, तो एक किताब का मैं यहाँ पर जरूर उल्लेख करूंगा, जिसका नाम है भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र। को नोट कर सकते हैं, भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र। ऐसी पुस्तक मैं बता रहा हूं कि जिसमें आपको भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्य शास्त्र मिल जाएंगे, जिसके लेखक हैं सत्यदेव चौधरी। तो इसको आप खरीद सकते हैं, ठीक है। या फिर आपके पास कोई और किताब होगी तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी जो वीडियो पड़ी हुई हैं वो आपके लिए काफी है। इसी में आगे पढ़ना है अलंकार सिद्धांत, अलंकारवादी आचार्य, अलंकारों के प्रमुख प्रकार, ध्वनि सिद्धांत, रीति सिद्धांत, काव्य के गुण एवं दोष, वक्रोक्ति सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत। फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, ठीक है।
पाश्चात्य काव्य शास्त्र में प्लेटो का काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत, लॉन्जाइनस का उद्दात सिद्धांत, विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कालरीज का कल्पना सिद्धांत, टी.एस. इलियट का परंपरा का सिद्धांत एवं निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों को पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर जितने भी विचारकों के सिद्धांत दिए हुए हैं उनका एक नोट्स आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। और जैसे प्लेटो का नाम लिखकर उसका सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण और विरेचन दो सिद्धांत हैं, इसी तरीके से एक नोट्स बना लीजिए, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कि सवाल पूछ लिया जाए कि कल्पना का सिद्धांत किसने दिया, तो आप चाहे तो बिना किताब पढ़े ही इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपने सिलेबस को ठीक से पढ़ा है। कई बार कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हैं तो आप सिलेबस से टैली करते हैं कि किसका किसका नाम हमने सिलेबस में पढ़ा था, वो आंसर हो सकता है जब कंफ्यूजन की स्थिति में होगी। इसी को कई लोग बोलते हैं कि हमने तुक्का लगाया था। तो कुछ लोग तुक्का लगाने वाले का चेहरा देखना शुरू कर देते हैं कि ये किस मंत्र से तुक्का लगाया था कि इसका सही हो गया, मेरा गलत हो गया, क्योंकि तुक्का के लिए भी कुछ न कुछ आधार जरूरी होता है। इसी में आपको पढ़ना है स्वच्छंदतावाद, काव्य का अन्य कलाओं से संबंध, बिंब एवं प्रतीक, इन सब पर मैंने बातचीत किया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर आप देख रहे हैं, महाकाव्य, गीत काव्य, दृश्य काव्य का स्वरूप, इस पर भी हमने चर्चा की। तो आप देख रहे हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े हुए हैं वहां से आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी, बल्कि एक उम्मीद जगेगी कि नहीं, हम भी मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। और आगे तो चर्चा होती रहेगी, आप जैसा भी कमेंट्स करेंगे उस हिसाब से हम टॉपिक को पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। बाकी यूजीसी नेट के साथ साथ जो भी कॉमन चीजें होंगी आप उसको देखेंगे। अब जिन इकाइयों की मैं बात कर रहा था कि वो इकाइयां आपकी इस परीक्षा के लिए अलग है, महत्वपूर्ण है, उसमें है इकाई 9, जिसमें दिया गया मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य। अभी तक आप पूरे भारत का हिंदी साहित्य पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य आपको विशेष तौर पर देखना है, जिसके अंतर्गत बताया गया मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य एवं प्रमुख रचनाकार। तो आप कैसे पता करेंगे कि मध्य प्रदेश का कौन कौन साहित्यकार हैं, कौन क्या है? तो इसके लिए आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को भी देखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर जो लगे हुए हैं ये तो इनसे तो पता ही चल गया। बाकी विकिपीडिया, गूगल का भी सहारा आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम भी प्रयास करेंगे कि आपको उन सभी साहित्यकारों से परिचय कराया जाए। प्रमुख कवि माखनलाल चतुर्वेदी, जिनकी रचना कैदी और कोकिला पढ़ना है, बलिपंथी के लिए पुष्प की अभिलाषा, ये 3 कविताएं माखनलाल चतुर्वेदी की हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान में रखिए। हो सकता है कि इसी सिलेबस से सीधे सीधे क्वेश्चन उठा लिया जाए। अगली कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता पढ़ना है वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत। इनकी भी 3 कविताएं हैं। तो नोट्स बनाते समय एक तरफ कवि और दूसरी तरफ कविताओं जरूर संकलित कर लीजिए, जिससे कि आपको रिवीजन करते समय आसानी हो। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनकी कविता पढ़ना है विप्लव गान, कुछ कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ। शिवमंगल सिंह सुमन की कविता पढ़ना है तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, मिट्टी की बारात, पर आंखें नहीं भरी। इनकी भी 3 कविताएं। भवानी प्रसाद मिश्र, जिन पर कि हम केबीएस के दौरान भी चर्चा किए थे और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगे हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश। श्री कृष्ण सरल, ये आपके लिए नए कवि हो सकते हैं, ये नए कवि हैं। श्री कृष्ण सरल, इनकी कविता है मैं फूल नहीं कांटे अनियारे लिखता हूं, मैं अमर शहीदों का चारण, देश से प्यार शहीद। ये कुछ कविताएं हैं श्री कृष्ण सरल की। इसके बाद आपको पढ़ना है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कविता है कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं ब्रह्म राक्षस। तो आप देख रहे हैं कि जो भी मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य पर आधारित कवि और उनकी कविताएं हैं, उनमें से कुछ ऐसी कविताएं हैं जिनको कि आपने पहले पढ़ लिया। बस हमको यहाँ पर एक ही कवि नए दिख रहे हैं, वो है श्री कृष्ण सरल। इससे आप लोग भी सहमत हैं, बाकियों को तो आपने कहीं न कहीं जरूर पढ़ा होगा। आगे पढ़ना है आपको शरद जोशी के प्रतिनिधि व्यंग, रमेश चंद्र शाह अकेला मेला, जो कि डायरी विधा में। और ध्यान देने वाली बात है कि ये यूपीएससी के पाठ्यक्रम में भी शामिल है।
तो कहने का मतलब ये है कि सिलेबस देखने के बाद आपको ये लग रहा है कि अगर आप ठीक से एक बार तैयारी करते हैं तो एक ही साथ आप कई परीक्षाओं को पास कर, और ये मेरे साथ हुआ है। इसीलिए आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार आप अपनी नींव को मजबूत कर लें तो उस नींव पर आप कई मंजिली इमारतें खड़ा कर सकते हैं। बस घबराना नहीं है, नहीं तो घबरा कर पता चला कि मैं सिलेबस पर डिस्कशन कर रहा हूँ, 2 मिनट आपने वीडियो देखा, फिर इसके बाद स्किप करके चले गए कि ये क्या पका रहा है, इसको तो मैं पीडीएफ में पढ़ लूंगा। लेकिन ध्यान रखिए कि जिस दृष्टि के लिए आप लोग हजारों रुपए इधर उधर कोचिंग्स में देते होंगे, उस दृष्टि को मैं यहाँ पर एज ए पैशन के रूप में आपको दे रहा हूँ। इसका सम्मान करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए जब तक कि मैं न बोल दूं कि मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तब तक आपको इस लेक्चर को नहीं छोड़ना है। उम्मीद है कि मेरी भावनाओं को आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं इसी में मध्य प्रदेश की प्रमुख हिंदी सेवी संस्था साहित्यिक संस्थाएं: मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, निराला सृजन पीठ, मुक्तिबोध सृजन पीठ, प्रेमचंद सृजन पीठ, तुलसी अकादमी। आपने ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी तमाम पुरस्कारों को देखा होगा, लेकिन यहां पर आप देखिए पहली बार कुछ ऐसे पीठ हैं जिनको कि आप सुन रहे होंगे: निराला सृजन पीठ, मुक्तिबोध सृजन पीठ, प्रेमचंद सृजन पीठ, तुलसी अकादमी। अभी तक मैं नहीं सुना, आप भी अभी पहली बार ही सुने होंगे, या फिर जो लोग मध्य प्रदेश के होंगे में भी हो सकता है कि वो पहले से जानते, लेकिन बाहरी लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे। मेरे लिए एक नई जानकारी, तो इसको नोट कर लीजिए, इस पर भी हमें देखना है। अब बात करते हैं इकाई 10 के ऊपर, जो कि लोक साहित्य एवं जनजातीय साहित्य पर आधारित है। ठीक है, तो ये भी विशेष एक तरीके से टॉपिक है। इसमें भी हमें मध्य प्रदेश पर ही आधारित चीजों को पढ़ना है। मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, लोक कथाएं, लोकगीत, लोक गाथाएं, लोक नाट्य, लोक कहावतें एवं प्रकीर्ण साहित्य। आप देख रहे हैं कि पेपर 1 के अंतर्गत भी आपको मध्य प्रदेश का साहित्य पढ़ना है, थोड़ा बहुत वहां पर पढ़ना है, तो उससे भी आप काम चला सकते हैं। एक तरीके से आपका रिवीजन होगा अगर इन सारी चीजों को पढ़ेंगे तो। मध्य प्रदेश का लोक साहित्य के बाद मालवा का लोक साहित्य आपको पढ़ना है। मालवा के प्रमुख कवि, रचनाएं, निमाड़ी का लोक साहित्य, ध्यान में आपको रखना है, इसको आप अंडरलाइन करते जाइए। निमाड़ी साहित्य भी पढ़ना है, प्रमुख कवि और रचनाएं। फिर बुंदेलखंड का लोक साहित्य, प्रमुख कवि रचनाएं। बघेली का लोक साहित्य, प्रमुख कवि रचनाएं। तो आप देख रहे हैं कि लोक साहित्य एवं जनजातीय साहित्य के अंतर्गत 4 क्षेत्रों का एक तरीके से यहाँ पर उल्लेख किया गया है: मालवा का लोक साहित्य, मालवा, निमाड़ी, बुंदेलखंड, बघेली। तो आपको तुरंत एक मैप ऐसे बना लेना चाहिए, चारों कोने पर लिख देना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इसी के अंतर्गत लोक कलाओं के संरक्षण में शासकीय संस्थाओं की भूमिका के बारे में पढ़ना है। जनजातीय साहित्य के संरक्षण संवर्धन में शासकीय संस्थाओं की भूमिका। तो शासकीय का मतलब है, आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो वहां गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उनको शासकीय कहा जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उसको राजकीय कहा जाता है। ठीक है, यही अंतर है, बस शब्दों का क्या है, खेल है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को अच्छे से समझ गए होंगे, और उस पाठ्यक्रम में लगी हुई पुस्तकों के बारे में भी आपने देख लिया होगा कि कैसे हम किताबों को पढ़कर अध्ययन कर सकते हैं, कहाँ विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कहाँ पर रिवीजन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाकी समय के अनुसार और आवश्यकता अनुसार हम इस पर सब्जेक्टिव तौर पर और ऑब्जेक्टिव तौर पर आप सभी से बातचीत करते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।